हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया था और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले लेक्चर का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से पहले उस थ्योरी को आप समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में खासकर वेक्टर और 3D में हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर आप पहले वाला लेक्चर को नहीं समझेंगे तो बाद वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पहले उस लेक्चर को समझिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, और तब इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग वेक्टर के थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो सदिशों का योग, दो सदिश को कैसे जोड़ा जाता है। तो दो सदिश को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु पर अगर 4 न्यूटन का बल लग रहा है और उसी बिंदु पर अगर 3 न्यूटन का और बल लग गया तो नेट फोर्स, नेट जो है कुल बल वो कितना हुआ, तो इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 7 न्यूटन नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो बल लग रहा है, दोनों जो फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में दोनों बल लग रहा है। तो आज हम लोग उस नियम को समझते हैं, योग का त्रिभुज नियम। योग का त्रिभुज नियम। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, तब इसको आप लोग नोट करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु पर एक 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसी बिंदु P पर एक 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो नेट जो फोर्स इस पर लगा, रिजल्टेंट जो टोटल जो फोर्स इस पर लगा वो कितना होगा। तो इसके लिए नेट फोर्स निकालने के लिए जो योग का त्रिभुज नियम है वो कहता है कि जब दो सदिश को आप जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि ये जो 3 न्यूटन का जो बल है, तो इस 3 न्यूटन के फोर्स को आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। जितना भी इसका लेंथ है उतना ही लेंथ को आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए और इसी दिशा में ड्रॉ कर दीजिए। तो ये सदिश और ये सदिश बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान सदिश किसको बोलते हैं, तो वैसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों समान है, दोनों का दिशा भी समान है। तो जो ये फोर्स होगा या जो वेक्टर ये होगा वही वेक्टर ये भी होगा। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। तो इस रूप, इस वेक्टर को इस रूप में लिखने क्यों लिखा गया, लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो योग का त्रिभुज नियम कहता है कि जब भी आप दो सदिश को जोड़ रहे हैं तो आप दोनों सदिश को कुछ इस तरीके से व्यक्त करिएगा ताकि एक सदिश का जो अंत बिंदु है, देखिए यहाँ 4 न्यूटन का अंत बिंदु और दूसरे सदिश का जो 3 न्यूटन है उसका प्रारंभिक बिंदु, ये दोनों संपाती हो जाए, ये दोनों एक ही बिंदु हो जाए। तो इस केस में अगर हम डायरेक्ट जोड़ते तो यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु संपाती नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखने से यह फायदा हुआ कि 4 न्यूटन जो बल है उसका जो अंतिम बिंदु है और 3 न्यूटन जो बल है उसका जो प्रारंभिक बिंदु है ये संपाती हो गया, कोइंसाइड कर गया। तो आप क्या करिएगा कि जो पहला वाला जो सदिश था उसका प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वाले सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाइएगा। तो इसको मिलाने से जो ये रेखाखंड बना, यही रेखाखंड का लंबाई दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देगा, परिमाण देगा, और इसका जो दिशा है वो मैग्नीट्यूड का दिशा देगा। मतलब ये जो सदिश है ये सदिश दोनों के परिणामी को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से नियम क्या बना, योग का त्रिभुज नियम क्या बना कि अगर किसी भी दो सदिश को आपको जोड़ना है, तब इस केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इसका परिणामी का जो परिमाण है वो कितना है, तो मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। तो यहाँ PA बराबर हो गया 4 न्यूटन और AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर हो गया 3 न्यूटन। और ये त्रिभुज जो है PAB ये एक समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज PAB से PB स्क्वायर बराबर क्या होगा, यह हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो PB बराबर हो गया 5 न्यूटन। तो इसका मतलब कि PB का जो लंबाई है वो 5 न्यूटन निकला और PB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जो दोनों का नेट फोर्स लगा, उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 न्यूटन। तो ये कैसे निकला? ये एक खास नियम के तहत निकला, और इसी नियम को बोलते हैं योग का त्रिभुज नियम। तो योग का जो त्रिभुज नियम है, इसका त्रिभुज नियम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर देखिए PAB ये त्रिभुज का निर्माण करता है, इसीलिए इसको योग का त्रिभुज नियम कहा गया। तो योग का त्रिभुज नियम क्या है? तो योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि अगर किसी भी दो सदिश को आपको जोड़ना है, तो दोनों सदिशों को कुछ इस तरीके से आप व्यक्त करिए ताकि एक सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती हो जाए। अब पहले वाले सदिश का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वाले सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाइएगा, तो मिलाने से जो सदिश बनेगा वही सदिश दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए जरा इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दो सदिशों का योग जिस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसे योग का त्रिभुज नियम कहा जाता है। अब ये क्या है? तो इस नियम के अनुसार दो सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए दोनों सदिशों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है ताकि एक सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु से समपाती हो जाए। समपाती हो जाए मतलब दोनों एक ही हो जाए। पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु को दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड दोनों सदिशों के योग को निरूपित करता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको जरा हम लोग फिगर में समझते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि यह है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का अंतिम बिंदु कौन है? बी। अब अगर दूसरे वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर बी को अगर हमको जोड़ना होगा तो हम लोगों को बी को इस तरीके से शिफ्ट करना होगा ताकि जो दूसरा वेक्टर बी है उसका प्रारंभिक बिंदु पहले वाले वेक्टर ए के अंतिम बिंदु से संपाती हो जाए। ये है वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करके लिख दिए, ड्रॉ कर दिए फिगर में, ताकि एक वेक्टर का पहले वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु संपाती हो गया। अब पहले वाले वेक्टर का जो प्रारंभिक बिंदु है उसको दूसरे वाले वेक्टर के अंतिम बिंदु से मिलाएंगे। तो यहाँ जो वेक्टर AC हुआ, वेक्टर AC, यही दोनों वेक्टर के योग को दर्शाता है। तो वेक्टर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस वेक्टर B को क्या लिख सकते हैं? BC। मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो गया? AC। और इसको हम लोग दूसरे फिगर में समझते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर A है, ये B है और ये C है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई वेक्टर BC है, ये BC हो गया, तो यहाँ पहले इसको समझिए, AB प्लस BC। तो AB में लास्ट कौन कर रहा है? B प्लस BC में B पहले हो रहा है। जो यहाँ लास्ट कर रहा है AB प्लस, वही यहाँ पहले हो रहा है। तो AB प्लस BC और ये इज इक्वल टू कौन होगा? तो B से B हमारा कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है AC इज इक्वल टू AC। तो ये समझने के लिए हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। तो अगर यहाँ हम लोग BC से शुरू करते हैं, BC प्लस BC से शुरू किए, तो अगला फिर C से शुरू करना होगा, प्लस CA। तो BC प्लस CA, ये BC प्लस CA हो गया। तो BC प्लस CA इज इक्वल टू, यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या होगा? BA। तो ये BA हो जाएगा। तो BC प्लस CA इज इक्वल टू BA। और इसको बेहतर तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है PQR। अब इस त्रिभुज में हम लोग योग का त्रिभुज नियम कितने तरीके से लगा सकते हैं? तो हम लोग अगर P से शुरू करें, PQ प्लस, तो ये PQ है तो अगला Q से शुरू करना होगा, QR इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ Q से Q कैंसिल होगा, इज इक्वल टू PR। कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हम PR से शुरू करेंगे, तो PR से शुरू करेगा, तो PR से शुरू किया तो अगला फिर R से शुरू करना पड़ेगा। तो PR प्लस RQ इज इक्वल टू R से R कैंसिल, PQ। कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हम Q से शुरू करेंगे, तो QR, देखिए QR और प्लस फिर R से शुरू करना पड़ेगा, ये QR है। तो QR प्लस, यहाँ R जो है वो लास्ट हो गया, तो अगला R से शुरू करना पड़ेगा, प्लस RP। तो QR प्लस RP, R से R कैंसिल होगा, QP। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं हम QP से शुरू करेंगे, QP। तो अगर वो QP से शुरू करेगा तो फिर अगला P से शुरू करना पड़ेगा। तो QP प्लस QP, यहाँ देखिए QP, तो प्लस क्या करना पड़ेगा? PR इज इक्वल टू P से P कैंसिल, QR। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं हम R से शुरू करेंगे, तो R से शुरू करेगा तो वो कैसे शुरू करेगा? RP। तो RP प्लस अगला P से शुरू करना पड़ेगा, PQ इज इक्वल टू P से P कैंसिल, RQ। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं हम RQ से शुरू करेंगे, तो RQ और प्लस QP इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल, RP। तो इसमें से हम किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और अपने सवाल के हिसाब से, जो हमारा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम लोग इस एक ही त्रिभुज में इतने तरीके से 6 तरीके से हम लोग योग का त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है इसी में, वो है किसी बिंदु का स्थिति सदिश। किसी बिंदु का स्थिति सदिश
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है? तो किसी भी बिंदु का जो स्थिति सदिश होता है वो मूल बिंदु से उसको हम लोग मापते हैं। मान लेते हैं कि O मूल बिंदु है और P जो है वो स्पेस में स्थित कोई भी बिंदु है। तो P बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो O से P को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब वेक्टर OP। तो वेक्टर OP जो है वो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। शॉर्ट में हम लोग P भी लिख देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P कौन हो गया? OP। इसी तरह से मान लेते हैं कोई बिंदु Q है, तो O से Q को मिलाइए, तो वेक्टर OQ जो होगा वो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हो जाएगा। मान लेते हैं स्पेस में कोई बिंदु R है, तो O को R से मिलाइए, तो OR जो होगा वो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो अगर कहीं पर वेक्टर OP लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मतलब P बिंदु का ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो नियामक ज्यामिति में किसी भी बिंदु का नियामक होता था। जैसे मान लीजिए कि आप नियामक ज्यामिति 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं, तो उसमें कोई बिंदु P होता था, तो P का नियामक होता था। लेकिन वेक्टर में P बिंदु का स्थिति सदिश होगा, किसी बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो जो नियामक ज्यामिति में जो किसी बिंदु का नियामक होता है वही वेक्टर में किसी बिंदु का स्थिति सदिश होता है। और यही अंतर है वेक्टर और 3D में। जब आप आगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़िएगा तो उसमें किसी बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, लेकिन वेक्टर में किसी बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ रहता है। तो जो किसी बिंदु का स्थिति सदिश होता है वही जो है वो बिंदु का नियामक हो जाता है। ये आगे हम लोग इसको, इस रिलेशन को डिराइव करेंगे, पहले इसको नोट करिए। चलिए, ये एक एक पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवाल को बनाने में, और इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनता है। अब आते हैं हम लोग किसी सदिश का स्थिति सदिश के रूप में निरूपण। किसी सदिश का स्थिति सदिश के रूप में निरूपण। जैसे मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है और ये कोई बिंदु Q है, या ऐसा करते हैं इसको हम लोग A मान लेते हैं, बिंदु A, और इसको मान लेते हैं बिंदु B। तो A बिंदु का कुछ स्थिति सदिश होगा, तो A बिंदु के स्थिति सदिश को मान लिया वेक्टर A, और B बिंदु का भी कुछ स्थिति सदिश होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। अगर यही हम लोग 3D स्टडी कर रहे होते तो A बिंदु का नियामक हो जाता, यहाँ पर किसी बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो B का स्थिति सदिश को हम लोग मान लिया वेक्टर B। इसको लिख लेते हैं, माना बिंदु A का पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, तथा B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि किसी भी बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम लोग मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में डिराइव करते हैं। तो कहीं मान लेते हैं कि O मूल बिंदु है, तो O से A को अगर आप मिलाइएगा तो OA जो वेक्टर है, ये OA वेक्टर क्या हो जाएगा? तो A का स्थिति सदिश। तो OA वेक्टर बराबर क्या होगा? OA वेक्टर बराबर होगा A का स्थिति सदिश, और A का स्थिति सदिश हम लोग क्या माने हैं? वेक्टर है। तो OA बराबर वेक्टर A हो जाएगा। और O से B को अगर आप मिलाइएगा तो जो OB होगा, ये OB बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, B का स्थिति सदिश, और B का स्थिति सदिश को क्या माने हैं? वेक्टर B। अब इसको मिलाइएगा तो ये त्रिभुज बन गया। अगर ये त्रिभुज बन गया तो योग का त्रिभुज नियम यहाँ लागू होगा, त्रिभुज OAB से। यहां से हम लोग चलते हैं OA प्लस, जब OA चले तो अब A से शुरू करना पड़ेगा, OA प्लस AB। देखिए OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, यही हमारा योग का त्रिभुज नियम है। तो वेक्टर OA बराबर कितना है? A प्लस AB
इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी बराबर है बी। इसका मतलब कि वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अब देखिए वेक्टर ए बी बराबर बी क्या है, वेक्टर बी, तो ये बी बिंदु का स्थिति सदिश है, तो इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए क्या है, ऐसा करिए, इसको पहले नोट करिए। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आया, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब इसको याद रखिए, वेक्टर ए बी, तो यहाँ बी जो है वो लास्ट कर रहा है, तो यहाँ बी पहले होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी प्रकार अगर कहीं पर आर एस वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि एस पहले होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। मान लेते हैं कहीं पर पी क्यू वेक्टर लिखा हुआ है तो क्या होगा, पी क्यू, तो क्यू यहाँ बाद में है तो क्यू पहले आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये आपका ट्रिक हो गया। इसी ये सारा जो पॉइंट है ये आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको नोट करिए। चलिए अब जो हम लोग थ्योरी आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि अब इस थ्योरी में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को वेक्टर से जोड़ेंगे, सदिश से जोड़ेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु का नियामक होता है और वेक्टर में किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ लिया, अब हम लोगों को ये भी जानना होगा कि किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है, क्योंकि अब हम लोग 3D और वेक्टर को जोड़ने जा रहे हैं। मतलब ये थ्योरी जो है वो वेक्टर और 3D के बीच में पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 गांव हैं, एक गांव इधर है दूसरा गांव इधर है, दोनों के बीच में एक नदी जा रहा है और उसमें पुल नहीं है, तो ये गांव वाला लोग अलग है, ये गांव वाला लोग अलग है। लेकिन अगर एक पुल बना दिया जाए तो दोनों गांव वाले जुड़ जाएंगे, वही काम यहाँ पर ये कर रहा है। वेक्टर अलग था है, 3D अलग है, लेकिन ये जो थ्योरी है ये थ्योरी दोनों को जोड़ रहा है। मतलब इस थ्योरी के बदौलत वेक्टर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 3D में और 3D को कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर में। तो इसके लिए हम लोगों को जरूरी है कि हम लोगों को ये जानना होगा कि किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है। तो इसको जरा हम लोग समझते हैं, किसी बिंदु का नियामक। अब ये आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसको जरा हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं तब इसको नोट करेंगे। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु का जो नियामक होता है वो 3 परस्पर लंबवत तलों के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो वो 3 परस्पर लंबवत तल कौन है, xy तल, yz तल और zx तल। मतलब किसी भी बिंदु का अगर हमको ये पता करना है कि x नियामक कौन होगा, y नियामक कौन होगा और z नियामक कौन होगा, तो हम लोग को ये पहले समझना होगा कि xy तल कहाँ है, yz तल कहाँ है और zx तल कहाँ है, क्योंकि इन्हीं तीनों तलों के सापेक्ष बिंदु का नियामक हम लोग नियामक को समझते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको आपके दीवार का जो कोना है, आपके घर के दीवार का जो कॉर्नर है, कोना है, उस कोना को अगर आप देखिएगा तो वहां पर 3 तरह का दीवार आपको दिखाई देगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इस फिगर के जरिए आप उसको समझिए। जैसे यहाँ पर ये जो आपका सरल रेखा है ये हो गया x अक्ष, ये जो सरल रेखा है ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष इधर अनंत की ओर ऐसे चला गया, ये y अक्ष ऊपर की ओर ऐसे अनंत की ओर चला गया, और ये हो गया आपका z अक्ष, ये सीधे ऐसे आगे चला गया। और ये जो समतल है ये समतल किससे किससे मिलके बना है, ये समतल x अक्ष और ये y अक्ष से मिलके बना है, तो ये हो गया xy तल। और ये जो समतल है ये समतल ये वाला ये किससे किससे मिलकर बना है, ये y अक्ष और ये z अक्ष, तो ये हो गया yz तल। और ये जो समतल है ये किससे किससे मिलकर बना है, x अक्ष और z अक्ष, तो ये हो गया zx तल। अब किसी भी बिंदु का जो नियामक होता है x नियामक, y नियामक और z नियामक,
उसको इसी तीनों तलों के सापेक्ष हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अब स्पेस में स्थित कोई बिंदु है, जैसे अभी तक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग जो भी बिंदु का अध्ययन करते थे वो बिंदु इस बोर्ड पे ही स्थित होता था या कॉपी पे ही स्थित होता था। मान लीजिए वो बिंदु यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो ये हो गया 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। लेकिन जैसे ही बिंदु बाहर निकल गया, जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा बिंदु अगर यहाँ हो गया, तो ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। तो अब हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो बाहर का बिंदु है, जो स्पेस का बिंदु है, उसका अध्ययन करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ स्थित है, यहाँ पर। अब हमको ये देखना है कि इस बिंदु का x नियामक कौन है, y नियामक कौन है और z नियामक कौन है। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये P कोई बिंदु है। अब P बिंदु से ये कौन सा तल है, ये वाला आपका है yz तल। तो P बिंदु से yz तल पर एक लंब खींचिए। P बिंदु से yz तल पर एक लंब खींचेंगे और इस लंब की लंबाई अगर हम लोग माप लेंगे तो ये P बिंदु का x नियामक देगा। और P बिंदु से zx तल पर एक लंब खींचेंगे, ये देखिए ये वाला zx तल है। तो P बिंदु से अगर हम लोग zx तल पर एक लंब खींचेंगे और इसकी लंबाई अगर माप लेंगे तो ये P बिंदु का y नियामक देगा। अब P बिंदु का z नियामक कौन देगा, तो P बिंदु से xy तल पर, देखिए xy तल है, तो P बिंदु से अगर हम लोग xy तल पर एक लंब खींचेंगे और इसकी लंबाई अगर माप लेंगे तो ये जो है वो P बिंदु का z नियामक देगा। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, देखिए यहां पर ये P बिंदु है, तो P बिंदु से जो xy तल पर हम लोग एक लंब खींचे तो इस लंब की लंबाई हो गया z नियामक। मतलब ये P अगर कोई बिंदु है तो ये हो गया P का x नियामक, ये हो गया P का y नियामक और ये वाला हो गया P का z नियामक। तो क्लियर हो गया किसी बिंदु का तीनों नियामक, x नियामक, y नियामक और z नियामक। तो इसको हम लोग एक फिगर के जरिए हम लोग इसको पहले समझते हैं। यहां देखिए, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये हो गया x अक्ष, ये वाला हो गया y अक्ष और ये वाला हो गया z अक्ष। अब आइए, ये जो समतल है ये समतल हो गया xy तल और ये जो समतल है ये हो गया yz तल और ये जो समतल है ये हो गया zx तल। तो अब यहाँ पर P कोई बिंदु है, ये P बिंदु जो है वो बाहर स्थित है, ये P बिंदु यहाँ पर है, लेकिन बाहर हम लोग इसको कॉपी पे नहीं दिखा सकते हैं या बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरह के फिगर से हम लोग इसको दिखा दिए। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा कि ये P बिंदु जो है वो बाहर है। तो P बिंदु से ये कौन सा तल है, yz तल। तो P बिंदु से yz तल पर एक लंब खींचे, मान लेते हैं P। तो P बिंदु से yz तल पर जो लंब खींचे ये P बिंदु का x नियामक हो गया और P बिंदु से zx तल पर जो लंब खींचे PB, ये P बिंदु का y नियामक हो गया और P बिंदु से xy तल पर जो लंब खींचे PC, ये P बिंदु का z नियामक हो गया। तो इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं, किसी बिंदु P से yz तल पर खींचे गए लंब की लंबाई P का x नियामक zx तल पर खींचे गए लंब की लंबाई y नियामक तथा xy तल पर खींचे गए लंब की लंबाई z नियामक होता है।
इसको नोट कर लीजिए जरा। चलिए, अब अगर मान लेते हैं कि P का कुछ नियामक हम लोग अगर मानते हैं, P का नियामक मान लेते हैं एक्स वाई जेड, माना P का नियामक एक्स वाई जेड है, ठीक है। P बिंदु का नियामक कुछ मान लिए एक्स वाई जेड। अब आप ये बताइए कि P का एक्स नियामक कौन होगा, तो P का एक्स नियामक होगा PA, मतलब PA बराबर क्या होगा, P का एक्स नियामक, और P का एक्स नियामक कितना है x। अब आप ये बताइए कि A B C तीन बिंदु तो हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसको ऐसे मान लें D E F, ये सारे बिंदु को हम लोग D E F मान लिए, तो PA का जो लंबाई होगा वही लंबाई OE का भी होगा। फिगर में देखिए, जो PA का लंबाई होगा वही OE का लंबाई होगा, वही BD का लंबाई होगा और वही CF का लंबाई होगा। तो PA, CF, OE और BD ये सब P के एक्स नियामक के बराबर होगा। तो PA बराबर OE बराबर DB बराबर CF, ये सब P के एक्स नियामक के बराबर होगा, मतलब x हो जाएगा। अब P का y नियामक कौन होगा, PB, तो PB। अब बताइए कि PB बराबर होगा CE के, और ये बराबर होगा OF के, और ये बराबर होगा AD के। ये सब P के y नियामक के बराबर होगा। और Z नियामक कौन हो जाएगा, PC, तो PC बराबर होगा BE के, PC बराबर B, और बराबर होगा OD, और बराबर होगा AF, OD और AF, और ये सब किसके बराबर होगा, Z के बराबर। इसको भी नोट करिए, ये सारा पॉइंट फिगर में दर्शा दीजिएगा, D, E और F। तो किसी भी बिंदु का x नियामक, y नियामक और z नियामक क्लियर हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि उसका जो स्थिति सदिश के रूप में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि वेक्टर जो है वो इस रूप का लिखा होता है 2i + 3j + 4k, ऐसा वेक्टर लिखा हुआ रहता है i j k के रूप में। तो अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि i j k क्या है। तो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को i कैप, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को j कैप, z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को k कैप कहा जाता है। इसका मतलब कि i कैप क्या हुआ, तो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। अब x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सदिश, इकाई सदिश मतलब क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। तो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश i कैप। तो i कैप क्या है, i कैप एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 है और जिसका दिशा x अक्ष की ओर है। इसी प्रकार j कैप क्या है, तो y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। मतलब j कैप एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण इकाई है तो 1 होगा, जिसका परिमाण 1 हो, और j कैप का दिशा है y अक्ष के अनुदिश। और z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को k कैप से डिनोट करते हैं। मतलब k कैप क्या है, तो k कैप एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 और दिशा z अक्ष के अनुदिश। क्लियर हो गया। अब आप ये बताइए कि 2i कैप, अगर i कैप में हम 2 से गुना कर दें, i कैप में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2i कैप क्या हुआ, तो i कैप में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2i कैप का परिमाण कितना होगा,
तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर x इंटू वेक्टर ए का जो परिमाण होता था वो मॉड x इंटू मॉड ए के बराबर होता था। मतलब x इंटू वेक्टर, अगर वेक्टर ए में x से गुना कर दें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो x के मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का x टाइम्स होगा, x गुना ज़्यादा होता था। तो उस हिसाब से बताइए कि 2i का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो i के परिमाण का दोगुना होगा और i का परिमाण कितना होता है 1। तो 2i का जो परिमाण होगा 2i i कैप का 2 तथा दिशा, दिशा किसके अनुदिश होगा? तो आप याद करिए कि x इंटू आई कैप, x इंटू आई कैप का दिशा जो है वो किसके अनुदिश होता था? तो अगर x एक धनात्मक संख्या होता था तो x इंटू ए कैप का दिशा ए कैप के अनुदिश होता था, और x अगर ऋणात्मक संख्या होता था तो x इंटू ए कैप का दिशा ए कैप के विपरीत होता था। तो बताइए कि यहाँ 2 जो है वो धनात्मक है, तो धनात्मक है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2i कैप का जो दिशा होगा वो i कैप के दिशा के अनुदिश होगा, और i कैप का दिशा क्या है? x अक्ष। तो 2i कैप का परिमाण 2 तथा दिशा x अक्ष की ओर है। ठीक है। इसी प्रकार 3i कैप का जो परिमाण है वो परिमाण 3 हो जाएगा और दिशा x अक्ष की ओर होगा। मान लेते हैं कि 5j कैप, तो 5j कैप का जो परिमाण है वो परिमाण 5 हो जाएगा, लेकिन 5j कैप का दिशा जो है वो y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। तो 5j कैप का परिमाण 5 तथा दिशा y अक्ष की ओर होगा। इसी तरह से मान लेते हैं कि 7k कैप है, तो 7k कैप का परिमाण कितना होगा? 7 तथा दिशा z अक्ष की ओर होगा। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो सदिश है वो आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। तो हेडिंग दे दीजिए, किसी सदिश का आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में निरूपण। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना किसी बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, माना किसी बिंदु P का नियामक XYZ है। कोई बिंदु हम लोग P माने हैं और उस P बिंदु का नियामक हम लोग क्या माने हैं? XYZ। O X Y ये Z, ये हो गया मान लेते हैं P।
तो P का नियामक हम लोग क्या माने हैं, एक्स वाई जेड। तो यहां पर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। तो अब आप ये बताइए कि P बिंदु का x नियामक तो x है, फिगर के हिसाब से P बिंदु का x नियामक कितना होगा, P है। तो PA बराबर OE बराबर DB बराबर FC। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है, ये सब x के बराबर होगा। y नियामक कौन हो जाएगा, PB। तो PB बराबर OF बराबर AD बराबर C, ये सब y के बराबर होगा। z कौन होगा, PC। तो PC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू B और इज इक्वल टू AF। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर। चलिए अब आप ये बताइए कि OE का लंबाई कितना है। देखिए OE का लंबाई कितना है, x, और OE का दिशा किसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश। इसका मतलब कि OE वेक्टर, जो OE वेक्टर होगा, उस OE वेक्टर का परिमाण कितना के बराबर हो जाएगा, OE वेक्टर। तो OE वेक्टर का जो परिमाण है वो OE के लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि जिस रेखाखंड के द्वारा कोई वेक्टर निरूपित होता है उस रेखाखंड का जो लंबाई होता है वो उस वेक्टर का परिमाण होता है। तो उस हिसाब से OE वेक्टर का परिमाण कौन होगा, तो OE वेक्टर का परिमाण होगा जो OE का लंबाई होगा। तो OE का लंबाई कितना है, यहाँ से देखिए x, और OE का दिशा किधर है, x अक्ष की ओर। अब आप ये बताइए कि x i कैप क्या होता है। x i कैप एक ऐसा सदिश है, इसको समझने का प्रयास करिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2i कैप क्या होता है। 2i कैप एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 2 और दिशा x अक्ष की ओर। उसी तरह से x i कैप का परिमाण x और दिशा x अक्ष की ओर। OE का भी परिमाण x और दिशा x अक्ष की ओर। इसका मतलब कि OE वेक्टर जो है वो x i कैप के बराबर हो जाएगा। तो क्या सिर्फ OE वेक्टर ही x i कैप के बराबर होगा, DB वेक्टर भी। देखिए DB वेक्टर का जो दिशा है D से B की ओर वो x अक्ष की ओर है, और DB का लंबाई भी कितना है, x, और AP का लंबाई भी कितना है, x, और AP का दिशा भी x अक्ष की ओर है। FC का लंबाई भी है x और FC का दिशा भी x अक्ष की ओर है। इसका मतलब कि OE वेक्टर इसका मतलब ये हुआ कि OE वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर इज इक्वल टू AP वेक्टर। AP वेक्टर इज इक्वल टू FC वेक्टर। FC वेक्टर ये सब हो जाएगा x i कैप के बराबर, क्योंकि सबका जो परिमाण है वो x है, सबका जो लंबाई है वो x है, और सबका दिशा धनात्मक x अक्ष की ओर है। इसी तरह से अब आप ये बताइए कि OF वेक्टर, OF, तो ये OF वेक्टर और ये BP वेक्टर और ये C वेक्टर और ये DA वेक्टर। तो OF जो वेक्टर है उस OF वेक्टर का OF का लंबाई कितना है, OF का लंबाई है y। तो OF वेक्टर का परिमाण हो गया y और OF वेक्टर का दिशा हो गया y अक्ष की ओर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा y j कैप, क्योंकि y j कैप का परिमाण y के बराबर और दिशा y अक्ष की ओर। इसी तरह से OD, देखिए OD का दिशा जो है वो z अक्ष की ओर है। यहाँ से CP इज इक्वल टू FA, ये डायरेक्शन यहाँ पे जरूर देखिएगा, FA। तो FA का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव z एक्सिस की ओर, और यहाँ से हो जाएगा EB, ये सब हो जाएगा z k कैप के बराबर। ये क्लियर हो गया। अब ऐसा करिए कि इस त्रिभुज को मिलाइए। तो त्रिभुज OEB से, इस फिगर में आइए OEB, तो OEB में आप योग का त्रिभुज नियम लगाइए। तो योग का त्रिभुज नियम लगाइएगा तो कैसे लगेगा, OE प्लस EB
तो OE प्लस EB इज इक्वल टू OB। आप ऐसे देखिए OE प्लस EB, तो E से ही कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू OB। अब OE वेक्टर कहाँ है, देखिए खोजिए कहीं OE वेक्टर होगा। देखिए OE वेक्टर, तो OE वेक्टर की जगह पर xi कैप, तो xi कैप प्लस EB वेक्टर कहाँ है, इधर कहीं होगा। देखिए EB वेक्टर zk कैप, तो zk कैप इज इक्वल टू OB वेक्टर। क्लियर। अब O और P को मिलाइए और त्रिभुज OPB से, जो OPB त्रिभुज है उससे चलिए, OPB से, तो OPB त्रिभुज से अगर इधर से चलिएगा OB प्लस BP, तो OB प्लस BP, OB प्लस BP इज इक्वल टू OP। अब आप ये बताइए कि OB वेक्टर बराबर यहां से निकल गया, OB वेक्टर बराबर कितना है, OE प्लस EB, सॉरी यहां देखिए OB वेक्टर बराबर xi प्लस zk, तो xi कैप प्लस zk कैप प्लस, और BP वेक्टर देखिए इधर कहीं पर है, BP वेक्टर बराबर कितना है, yj, तो yj कैप इज इक्वल टू OP। इसको पलट के लिख दीजिए, तो OP बराबर आ गया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब ये जो रिजल्ट हमारा आया, वेक्टर OP इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये क्या आया जरा सोचिए। तो OP वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर के सेंस में आप बताइए कि OP वेक्टर क्या है। तो OP वेक्टर मतलब होता है P बिंदु का स्थिति सदिश। तो ये जो निकला, ये P बिंदु का स्थिति सदिश निकला, ये कितना निकला, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब आप ये बताइए कि हम लोग P बिंदु का नियामक मान के चले थे x y z, और P बिंदु का स्थिति सदिश निकल गया xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी बिंदु का नियामक x y z है, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश xi प्लस yj प्लस zk होता है। इसको याद रखना, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन हुआ है कि अगर किसी बिंदु का नियामक x y z है, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश कितना होगा, xi प्लस yj प्लस zk। अगर किसी बिंदु का नियामक 1 1 1 है, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश कितना होगा, i प्लस j प्लस k। अगर किसी बिंदु का नियामक 1 2 3 है, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश कितना होगा, i प्लस 2j प्लस 3k। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकला, अर्थात यदि किसी बिंदु का नियामक x y z है, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश xi प्लस yj प्लस zk, xi प्लस yj प्लस zk होता है। एक एग्जांपल भी इस पर लिख लेते हैं। यदि किसी बिंदु का नियामक 1 2 3 है, मान लेते हैं कोई बिंदु दिया गया है 1 2 3, तो उसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k होगा। ठीक है। अब उल्टा चलिए,
अगर किसी बिंदु का स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3k है तो उसका नियामक कितना होगा 1 2 3। मतलब हम लोग नियामक को स्थिति सदिश में और स्थिति सदिश को नियामक में बदल सकते हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब आइए, अभी हम लोगों ने जो वेक्टर ओपी डेराइव किया, क्या आया वेक्टर ओपी? तो वेक्टर ओपी आया xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। अब आइए, ये आपका है वेक्टर ओपी, ठीक है। तो वेक्टर ओपी बराबर आ गया xi प्लस yj प्लस zk। अब अगर किसी भी तरीके से ओपी का लंबाई अगर हम लोग निकाल ले, ओपी का लेंथ निकाल ले, तो वो ओपी का जो लेंथ होगा सो वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड देगा। ये तो वेक्टर ओपी है। अब इस वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालने के लिए हम लोगों को ओपी का लेंथ चाहिए। तो अब मैं इस वेक्टर का परिमाण निकालना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस वेक्टर का परिमाण क्या होगा। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए जरूरी है कि ओपी का लेंथ हमको चाहिए। तो ओपी का लेंथ निकालने के लिए त्रिभुज OEB से, यहाँ देखिए OEB, ये OEB जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ पर 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा ये समझिए। तो ये देखिए, ये है y अक्ष और ये है z अक्ष। तो ये जो लाइन z अक्ष है ये एक्चुअली ऐसे है, इसको फिगर में हम लोग ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे तिरछा करके दिखा दिए, लेकिन एक्चुअली ये लाइन जो है वो ऐसे है। तो अगर ये लाइन ऐसे होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल जब 90 डिग्री होगा, ये एंगल, तो ये वाला लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। अच्छा, ये एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री है। देखिए ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो जब ये OZ ऐसे है तो x एक्सिस और z एक्सिस के बीच का जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो उस हिसाब से OB स्क्वायर बराबर क्या होगा OE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर OE का लंबाई था हमारा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और B का लंबाई था z, तो z स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब आइए, त्रिभुज OPB से, यहाँ ये OPB जो त्रिभुज है, तो इसमें ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ P बिंदु से ZX तल पर यह लंब खींचा गया है। ये P बिंदु से ZX जो तल है, इस ZX तल पर एक लंब खींचा गया है। तो जब ये लंब खींचेंगे तो ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री होगा तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय कैसा लगाइएगा? तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बराबर कितना निकला x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। देखिए अब BP का जो लेंथ आपका है वो आप कॉपी पलट के देख लीजिएगा, BP का जो लेंथ है वो y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो OB बराबर हो गया रूट अंडर स्क्वायर उधर गया तो रूट में आ गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि अगर OP वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk है तो इसका जो मोड होगा वो मोड OP हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इस डेरिवेशन का सवाल बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब कि यदि वेक्टर OP बराबर xi प्लस yj प्लस zk, तो वेक्टर OP का जो मोड होगा, वेक्टर OP का मोड मतलब OP का लेंथ, तो वेक्टर OP का जो मोड होगा वो OP के लेंथ के बराबर होगा, और OP का जो लेंथ है वो कितना निकलेगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया, इसको नोट करिए।
तो आज जो अभी तक जो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो थ्योरी डिस्कस किया वो हम लोग योग का त्रिभुज नियम से हम लोग स्टार्ट किए। योग का त्रिभुज नियम, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का नियामक और किसी सदिश को स्थिति सदिश के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ और थ्योरी है, पहले उस थ्योरी को मैं बता दूंगा, तब हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप प्रॉब्लम बनाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, पहले पूरे थ्योरी को आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, तब प्रॉब्लम बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम में नहीं चलेंगे, अभी एक लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा उसमें आपको मैं कुछ और थ्योरी रह गया है। अब एक ही दिन सारा थ्योरी आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फिर समझ में नहीं आए। तो पहले इस थ्योरी को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, बार बार 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, खुद से एनालाइज करिएगा, विश्लेषण करिएगा, उसका खुद सोचिएगा और इसके थ्योरी को समझिएगा, क्योंकि अगला थ्योरी इससे जुड़ा हुआ है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।